नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ता पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले हम आपको राहुल गांधी के शक्ति संबोधन पर पीएम का शक्ति उद्घोष दिखाएंगे। तेलंगाना से कर्नाटक तक प्रधानमंत्री ने राहुल पर आज ऐसे ऐसे जुबानी तीर चलाए जिनकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा थी। वैसे जब राहुल पर सेल्फ गोल के आरोप लगे तो उन्होंने कहा, मैंने उस शक्ति की बात की थी जिसका मुखौटा मोदी हैं। इस खबर पर सत्ता की पॉलिटिकल कुंजी खोलेंगे। आज बिहार से भी एक बड़ी सियासी खबर आई है, जहां एनडीए में सीटों वाला फॉर्मूला फाइनल हो गया है। सीटों के इस बंटवारे में कौन बड़ा भाई बना है और कौन छोटा, यह भी दिखाएंगे। फिर उन इलेक्ट्रोल बॉल की बात होगी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर एसबीआई को खूब सुनाया है। कोर्ट ने एसबीआई से साफ कहा है कि वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जुड़ी एक एक डिटेल 21 मार्च तक दे, साथ ही यूनिक बॉन्ड नंबर्स की भी जानकारी दे। इसका असर क्या होगा, आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे। इलेक्शन से पहले चुनाव आयोग फुल एक्शन में आ गया है। उसने 6 राज्यों के गृह सचिव हटा दिए हैं। इन राज्यों में गुजरात, यूपी, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। चुनाव आयोग ने साथ ही पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटाने के निर्देश भी दे दिए हैं। एक बड़ी खबर दिल्ली से। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने उन्हें तुरंत सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। सत्येंद्र जैन 26 मई 2023 से मेडिकल बेल पर हैं। आज सत्ता में श्रीनगर से भी न्यूज मित्रों के लिए एक बहुत अद्भुत तस्वीर आई है। सोचिए, जिस कश्मीर में लोग स्कीइंग करने से डरते थे, आज उसी कश्मीर की डल झील के किनारे फॉर्मूला कार रेसेस हो रही। एक ऐसी तस्वीर जो इस बात का प्रमाण है कि 370 हटने के बाद कश्मीर कितना बदल गया है। यह खबर आज पाकिस्तान को बेचैन कर देगी। आज सत्ता में सत्ताधारी व्लादिमीर पुतिन की भी बात होगी, जो 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं। करीब 88% वोटों की प्रचंड जीत के साथ पुतिन ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है और इस जीत के साथ उन्होंने 5 ऐसी बातें कही जिसमें तीसरे विश्व युद्ध वाले संकेत हैं। पुतिन की जीत को देखकर इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा कौन बेचैन है, यह भी देखेंगे। लेकिन सत्ता की शुरुआत आज के सबसे ट्रेंडिंग शब्द शक्ति से करते हैं। यह वो शब्द है जो पिछले 24 घंटे में मुंबई से लेकर हैदराबाद की राजनीतिक रैलियों, दिल्ली में नेताओं के बयानों और सोशल मीडिया के पोस्ट पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। इस शब्द का इस्तेमाल कल सबसे पहले कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर हुई एक रैली में किया। उनकी रैली के खत्म होने के करीब 15 घंटे बाद मुंबई से 700 किलोमीटर दूर हैदराबाद में पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर शक्ति बाण चलाए। राहुल गांधी ने मुंबई में इंडिया गठबंधन की रैली में कहा था कि, मैं कोट कर रहा हूं, हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं, अनकोट। इसी शक्ति शब्द को पीएम मोदी ने अपना हथियार बना लिया और आज हैदराबाद की रैली में कहा, मेरे लिए तो हर मां बेटी शक्ति का रूप है। मैं इनको शक्ति के रूप में पूछता हूं और इनकी रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। मुंबई में जो रैली राहुल गांधी ने की थी, इसमें उन्होंने यह भी कहा था कि राजा की आत्मा ईवीएम में है और देश की हर संस्था में है, ईडी, सीबीआई, आईटी में। राहुल गांधी भले ही शक्ति को अपनी तरह से परिभाषित करने की कोशिश करें, लेकिन पीएम मोदी ने हैदराबाद की रैली में यह साफ साफ कहा कि मुकाबला 4 जून को हो जाएगा कि कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। दोनों नेताओं ने शक्ति शब्द का इस्तेमाल कर चुनाव अभियान की धुआंधार शुरुआत की है। एक बार दोनों नेताओं के तीखे हमले सुनिए, फिर आपको शक्ति शब्द में कितनी राजनीतिक शक्ति है, इस पर सत्ता की एक शक्तिशाली कुंजी दिखाएंगे। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। एक तरफ शक्ति के विनाश के करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ
शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। ये सब लोग एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं, हम एक व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं, जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। दरअसल हिंदू धर्म में मां दुर्गा को शक्ति के रूप में पूजा जाता है। स्त्रियों को दुर्गा यानी शक्ति का रूप माना गया है। ऐसे में शक्ति शब्द का इस्तेमाल कर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जिस तरह से घेरने की कोशिश की थी, उस हमले को पीएम मोदी ने अपनी शक्ति बना लिया और विपक्ष के खिलाफ एक नया नैरेटिव खड़ा कर दिया है। वैसे राहुल गांधी ने कल की रैली में शक्ति शब्द का इस्तेमाल 9 बार किया था, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने शक्ति शब्द का 26 बार इस्तेमाल किया। एक तरफ राहुल गांधी ने शक्ति से लड़ने की बात कही तो प्रधानमंत्री मोदी ने शक्ति के लिए जान की बाजी लगाने का प्रण ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले के बाद अब कांग्रेस को शक्ति का अर्थ ही समझाना पड़ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि पीएम मोदी की शक्ति मनुवाद की शक्ति है। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि राहुल गांधी असुरी शक्ति से लड़ने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा कह रहे हैं कि राहुल गांधी नकारात्मक शक्ति से लड़ने की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर आज कांग्रेस के नेता शक्ति शब्द के लिए शब्दकोश निकाल कर बैठे थे, जिसमें एक तरफ राहुल गांधी का बचाव की रणनीति थी तो दूसरी तरफ बीजेपी पर काउंटर अटैक की कूटनीति थी। लेकिन बीजेपी की तरफ से शक्ति शब्द पर कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने की जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठा ली है और अब तो बाकी नेता भी राहुल गांधी पर तीखे हमले कर रहे हैं। यह चुनाव आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति के बीच का चुनाव है। पिछले 10 साल में इस सरकार के पीछे बैठी आसुरी शक्ति ने महिलाओं की प्रताड़ना की। तब प्रधानमंत्री की शक्ति उपासना कहां गई थी? मुझे हंसी आती है राहुल गांधी के ऐसे शब्दों पर। उनके जो टीचर लोग हैं वो ठीक से कोच नहीं करते। सनातन तो शक्ति का उपासक आदिकाल से रहा है और हमारी पूंजी शक्ति ही है। मोदी जी केवल शब्दों की बाजीगरी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम नकारात्मक शक्ति से लड़ रहे हैं और सकारात्मक शक्ति हमारे साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। हिंदू धर्म को बदनाम करने की, भ्रम पैदा करने की नापाक
कोशिश लगातार कर रहे हैं। हिंदू के विरोध में है ही हैं, हिंदू से लड़ते ही हैं। आज से नहीं, जब उनके हमारे पूज्य भगवान श्री राम को भी नकार दिया, काल्पनिक कह दिया, तो ऐसी स्थिति में जो कह रहे हैं वो सही है कि वो हिंदू नहीं हैं, हिंदू विरोधी हैं। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले लालू यादव ने पीएम मोदी का परिवार नहीं होने पर हमला किया था, जिस पर बीजेपी ने मोदी का परिवार के नाम से चुनावी कैंपेन ही लॉन्च कर दिया। और अब राहुल गांधी ने शक्ति के खिलाफ युद्ध की बात कही तो बीजेपी ने इसे भी मुद्दा बना दिया है। वो पत्थर फेंकते हैं, ये मील के पत्थर बनाते हैं। हालांकि इस तरह के हमले बीजेपी को चुनाव में काफी फायदा पहुंचाते रहे हैं। जानकार मानते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में चाय वाला, 2019 के चुनाव में चौकीदार चोर है कि विपक्ष के नारों से बीजेपी को चुनावी विटामिन मिला था। इन राजनीतिक हमलों के बीच राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखकर यह समझाने की कोशिश की कि उनके बयानों का घुमा फिराकर गलत अर्थ निकाला गया। राहुल गांधी ने लिखा है, कोट, मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, किसी ना किसी तरह उन्हें घुमाकर वो उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया है, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं, अनकोट। उन्होंने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा है कि उस शक्ति को मैं पहचानता हूं, उस शक्ति को नरेंद्र मोदी जी भी पहचानते हैं। वो किसी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, वो अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। इसीलिए जब जब मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता हूं, मोदी जी और उनकी झूठों की मशीन बौखलाती है, भड़क जाती। अनकोट। कुल मिलाकर पीएम मोदी के हमले के बाद राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस जिस तरह से सक्रिय हुई है, उसे यह संकेत माना जा सकता है कि वो पीएम मोदी को घेरने के लिए जिस शक्ति शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कुछ और है। हिंदू धर्म की मान्यताओं से उसका कोई लेना देना नहीं। सत्ता में अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के साउथ सूत्र की, यानी वो दक्षिण भारत जो 24 वाली सत्ता की लड़ाई में बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल टास्क है। यही वजह है कि साउथ के सियासी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए फिर उसकी सबसे बड़ी उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीब 80 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और प्रधानमंत्री मोदी के मिशन 2024 का दक्षिण मोड लगातार ऑन है और यह अगले 24 घंटों तक ऐसे ही नॉनस्टॉप चलने वाला है। पीएम मोदी 15 मार्च से दक्षिण भारत के राज्यों के दौरे पर हैं और 5 दिनों की इस यात्रा में उनका आखिरी पड़ाव कल केरल में होगा। आज भी पीएम ने दक्षिण के 3 राज्य तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में धुआंधार प्रचार किया। सबसे पहले पीएम मोदी ने तेलंगाना से इंडिया गठबंधन पर शक्तिशाली चोट की, जिसके हाइलाइट्स हमने आपको कुछ देर पहले दिखाए। इसके बाद कर्नाटक के शिवमोगा से पीएम ने कांग्रेस को लूट तंत्र के एजेंडे वाली पार्टी बताया और अब से थोड़ी देर पहले तमिलनाडु में करीब 3.5 किलोमीटर लंबा एक मेगा और भव्य रोड शो किया। खास बात यह है कि पीएम मोदी सिर्फ 2024 में ही अब तक 6 बार दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा कर चुके हैं, जो इस बात का साफ संकेत है कि साउथ की एक एक सीट इस बार बीजेपी के लिए कितनी जरूरी है। और अगर उसे 400 सीटों वाले लक्ष्य को हासिल करना है तो दक्षिण का दुर्ग जीतना ही होगा। हम पिछले 4 दिनों में पीएम मोदी के साउथ दौरे का एक एक क्विक रिकैप आपको दिखाते हैं। पहले 15 मार्च को पीएम मोदी ने तमिलनाडु से लेकर केरल तक सियासी जोर दिखा दिया। इसके बाद 16 मार्च को पीएम मोदी ने तेलंगाना और कर्नाटक में जनसभाओं को संबोधित किया। फिर 17 मार्च यानी रविवार को पीएम मोदी आंध्र प्रदेश में थे और आज तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के बाद कल पीएम मोदी केरल में होंगे। यानी जब से चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है, उससे करीब 24 घंटे पहले पीएम मोदी अपना मिशन दक्षिण शुरू कर चुके थे, जो अभी तक लगातार चल रहा है। आज 3 राज्यों में पीएम मोदी के सियासी शो की कुछ हाइलाइट्स आपको 120 सेकंड की इस रील में दिखाते हैं।
दाटाली बीजेपी की वोटू वैयाली तेलंगाना में बीजेपी की लहर कांग्रेस का बीआरएस का सुपड़ा साफ कर देगी। आज पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। उन्होंने कर्नाटका को अपना एटीएम बना दिया है। यहां इनकी लूट इतनी बढ़ गई है कि सरकार चलाने के लिए पैसे तक नहीं बचे और इस लूट में भागीदार बनने की होड़ मची हुई है। बीआरएस और कांग्रेस की मिली भगत इतनी जबरदस्त है, ये भी आज तेलंगाना के लोग देख रहे हैं। आज बीआरएस के घोटालों पर कांग्रेस की बोलती बंद हो गई है। बीआरएस और कांग्रेस वो एक दूसरे के लिए चाहे कितनी भी कवर फायर कर लें, इनकी एक एक लूट का हिसाब होता रहेगा। यहां पर समझने वाली बात यह है कि चाहे वो देश की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था हो या एफडीआई हो या फिर विदेशों से आ रही कंपनियां हो, सब में दक्षिण का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन यह रिप्रेजेंटेशन बीजेपी के वोट शेयर में क्यों नहीं दिखता है? और इसी चीज को बदलने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी है। अब यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार दक्षिण भारत पर बीजेपी का इतना फोकस क्यों है। इसका जवाब सत्ता की पॉलिटिकल कुंजी में देखिए। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरे देश में मोदी लहर की वजह से 303 सीटें जीती थी, लेकिन इनमें दक्षिण भारत की 131 लोकसभा सीटों में उसे सिर्फ 29 सीटों पर ही जीत मिली थी। बीजेपी ने कर्नाटक में 25 और तेलंगाना में 4 सीटों पर विजय हासिल की। हालांकि कांग्रेस को 28 सीटें मिली, लेकिन उसका स्प्रेड ज्यादा अच्छा था। जबकि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और लक्षद्वीप में भी उसे कोई सीट नहीं मिली थी, यानी कि हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। बीजेपी ने इस बार साउथ में न सिर्फ पिछला इतिहास बदलने की तैयारी की, बल्कि नया इतिहास लिखने के लिए भी पूरा जोर लगा दिया। सबसे खास बात यह है कि अब की बार साउथ से बीजेपी को शुभ समाचार की मंगल धुन ओपिनियन पोल में धीरे धीरे सुनाई देने लगी है। पीएम मोदी के धुआंधार प्रदर्शन का नतीजा आंकड़ों और अनुमानों में नजर आने लगा। अब हमारा ओपिनियन पोल की हम बात करते हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के ओपिनियन पोल में केरल में बीजेपी को 20 लोकसभा सीटों में 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, जबकि 2019 के नतीजों में केरल में उसे कोई कामयाबी नहीं मिली थी। इसी तरह तेलंगाना में टीवी 9 भारतवर्ष के ओपिनियन पोल में बीजेपी को 6 सीटें मिलने का अनुमान है, जहां पिछली बार उसे 4 मिली थी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने आपको बताया 4 मिली थी, यानी 2 सीटों का फायदा उसे तेलंगाना में हो सकता है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में बीजेपी को 2019 में एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी, लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष के ओपिनियन पोल के हिसाब से इस बार तमिलनाडु में बीजेपी को 3 सीट मिल सकती हैं। और गौर करने वाली बात है, एआईएडीएमके का खाता भी नहीं खुलने वाला। आंध्र प्रदेश से भी बीजेपी के लिए शुभ समाचार हैं। आंध्रा की 25 लोकसभा सीटों में उसे इस बार 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 2019 के नतीजों में उसका खाता भी नहीं खुला था। हालांकि ओपिनियन पोल के आंकड़ों के मुताबिक उसे कर्नाटक में 3 सीटों का नुकसान भी हो सकता है। वर्ष 2019 में कर्नाटक में बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार यह घटकर 22 हो सकती हैं। अब वहां पर कांग्रेस की सरकार। बावजूद इसके दक्षिण भारत के राज्यों में टीवी 9 भारतवर्ष के ओपिनियन पोल के
ओवरऑल पिक्चर देखकर बीजेपी को सुखद एहसास की प्राप्ति हो सकती है। दक्षिण में 5 बड़े राज्यों की बात करें तो केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक में कुल मिलाकर सीटें 129 हैं। वर्ष 2019 में इनमें से सिर्फ 29 सीट बीजेपी को मिली थी, लेकिन हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार इस बार बीजेपी को इन 5 राज्यों से कुल 37 सीट मिल सकती हैं, यानी 8 सीटों के फायदे का अनुमान है। और अब अगर यह अनुमान नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को ही जाएगा। लेकिन अब थोड़ी खबर बदलते हैं। एक तरफ हिंदुस्तान में सत्ता की लड़ाई चल रही है तो दूसरी तरफ रूस में सत्ता का आखिरी परिणाम आ चुका है, जिसमें प्रचंड जीत और परमाणु युद्ध वाले संकेत और संदेश साफ है। अंतर्राष्ट्रीय सत्ता में एक नाम की चर्चा पिछले कई घंटों से हर तरफ हो रही है, वो है व्लादिमीर पुतिन। और अगर पुतिन अपना यह टर्म भी कंप्लीट करते हैं तो वो स्टालिन से भी ज्यादा लंबा सर्व करने वाले राष्ट्रपति बन जाएंगे रूस के, जो 5वीं बार रिकॉर्ड बहुमत से रूस के राष्ट्रपति अब बन चुके हैं। इनकी जीत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 15 से 17 मार्च तक हुई वोटिंग में पुतिन को लगभग 88% वोट मिले हैं। सोचिए कैसे पुतिन की जीत के प्रचंड वजन की वजह से सियासी विरोधी नाम मात्र के दिखे। दूसरे उम्मीदवारों की बात करें तो निकोले को सिर्फ 4% वोट मिले, बाकी का तो पूछिए ही मत। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये नतीजे बहुत मायने रखते हैं। एक तरफ ये पुतिन के लिए 88% वोट वाली जीत है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन या फिर दूसरे पश्चिमी देशों के लिए यह 100% चिंता का विषय है। हालांकि इस जीत से ज्यादा चौंकाने वाले और कई देशों की चिंता बढ़ाने वाले पुतिन के वो विस्फोटक बयान हैं जो उन्होंने महाविजय के बाद दिए। इसमें पश्चिमी देशों को खुली चेतावनी दी है और विश्व युद्ध वाली चिंगारियां भी। पहले आपको पुतिन के कुछ बयानों के जरिए संकेत और संदेश के बारे में बताते हैं, उसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों को दिए खुल्लम खुल्ला चैलेंज को अक्षरशः हम आपको सुनवाएंगे। पुतिन ने कहा कि रूस और नेटो के बीच सीधा टकराव तीसरे विश्व युद्ध की तरफ पहला कदम होगा। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है विक्ट्री स्पीच के तौर पर देखा जाए तो। कड़े तेवर दिखाते हुए पुतिन ने यह साफ कर दिया है कि रूस ना तो झुकेगा ना डरेगा। सबसे खतरनाक संकेत पुतिन की इस बात में है कि रूस में हथियार उत्पादन और तेज होगा। पुतिन ने यह भी कहा कि गद्दारों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। पुतिन के एक और बयान के बड़े संकेत है जिसमें उन्होंने कहा कि चीन के साथ संबंध और बेहतर होंगे। और पुतिन ने यह भी कहा कि नेटो में अभी इस वक्त हलचल है और नेटो की फोर्सेस पहले से ही यूक्रेन में। अगर पुतिन के दुश्मन मजबूत हैं तो उनके दोस्त भी बहुत मजबूत हैं और अब उनके दोस्त खुलकर उनके साथ खड़े होने लग जाएंगे जब वो ये चुनाव जीत गए हैं। ये सबको साफ हो जाना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में आप देखेंगे तो ये जानेंगे कि रूस में कैसे पुतिन की जीत वाली गारंटी चलती है। रूस में वही होता है जो पुतिन चाहते हैं, चाहे युद्ध जैसे फैसलों में हो या फिर चुनावों में हो। ये एक बार फिर साबित हो भी गया है। रूस में पुतिन राज की पूरी कहानी आज आपको बताते हैं। आज से 24 साल पहले साल 2000 में पहली बार पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने। उससे भी पहले येल्सिन ने पुतिन को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी और वो थी चेचनिया की। पुतिन ने वो जिम्मेदारी पूरी ताकत से निभाई और चेचनिया के आज भी वहां के जो लोग हैं वो पुतिन के दोस्त हैं जो कि यूक्रेन में युद्ध लड़ते हैं। साल 2000 से 2008 तक वो राष्ट्रपति रहे। इसके बाद 4 साल बाद वर्ष 2012 में पुतिन ने जीत हासिल की और फिर सत्ता में लौटे और तब से लेकर अब तक एक के बाद एक प्रचंड जीत के साथ पुतिन राष्ट्रपति बने हुए हैं। आपको बताते हैं कि कैसे साल दर साल पुतिन की सत्ता रूस में मजबूत होती गई। सिर्फ 30 सेकंड में पुतिन की रिकॉर्ड जीत वाले पंच की पूरी क्रोनोलॉजी देखिए। साल 2000 में पुतिन को 53.4 यानी 53.4% वोट मिले थे। इसके बाद साल 2004 में 71.9% वोट के साथ वो राष्ट्रपति चुने गए। साल 2012 में चुनौती कठिन थी, 63.6% वोट के साथ वो राष्ट्रपति बने। साल 2018 में 76% से ज्यादा वोट मिले और फिर उनको सत्ता मिली। और अब साल 2024 में जब युद्ध हुआ है वहां पर, जब कहा जा रहा था कि पुतिन के खिलाफ विरोध है, तो यह आंकड़ा देखिए 88% वोट। यह पुतिन का मैसेज है पश्चिमी देशों को कि वो रूस में अभी भी पॉपुलर हैं और मैसिव पॉपुलर है। सत्ता के लिए रूस के संविधान में संशोधन हुआ
इसे भी आप देखिए। रूस के संविधान में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। यही वजह है कि साल 2008 तक 2 टर्म राष्ट्रपति रहने के बाद पुतिन ने अपने पीएम दिमित्री मेदवेदेव को रूस का राष्ट्रपति बनवाया था, खुद पीएम बन गए थे। इसके बाद नवंबर 2008 में दिमित्री मेदवेदेव ने संविधान संशोधन कर राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 से बढ़ाकर 6 साल कर दिया था। जनवरी 2020 में पुतिन ने संविधान संशोधन कर के जरिए 2 टर्म तक राष्ट्रपति रहने की सीमा भी खत्म कर दी थी। हालांकि इस बार पुतिन की जीत में धांधली वाले दाग भी थे, जिसे कहीं ना कहीं जंग वाली जिद को लेकर पूरी दुनिया में बदनाम पुतिन की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए। दावा है कि रूस में राष्ट्रपति चुनाव में धांधली हुई। रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी प्रांतों में धांधली का दावा किया गया। राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के जो दावे हो रहे हैं, उसका सबूत सबसे मजबूत जो है वो ये तस्वीर है, जिसमें एक महिला वोट देती दिख रही है। उसके पास में एक रूसी जवान हथियार के साथ खड़ा नजर आ रहा है। दावा है कि बंदूक की नोक पर लोगों से वोट डलवाए गए। दावा यह भी है कि यह तस्वीर रूसी कब्जे वाले यूक्रेनी इलाके लुहांस्क की है। आरोप यह भी है कि चुनाव में कथित धांधली सिर्फ लुहांस्क की नहीं, बल्कि रूसी कब्जे वाले बाकी इलाकों जैसे डोनेस्क, ज़ेपोरिज्जिया और खेरसॉन में भी हुई। सवाल खड़ा यह होता है कि क्या ज़ेलेंस्की इस हालात में यूक्रेन में चुनाव करवा सकते हैं? सोचने वाली बात। लेकिन एक बार फिर से देसी सियासत की तरफ लौटते हैं, जहां नतीजे तो बहुत दूर हैं, लेकिन नतीजों के लिए रणनीति आखिरी दौर में है। आज एनडीए ने एक और राज्य में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल कर दिया है। एनडीए ने बिहार में लोकसभा की सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। यहां बीजेपी 17 सीट, जेडीयू 16 सीट, एलजेपीआर 5 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 1 सीट और जितिन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवामी मोर्चा 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में इसका ऐलान किया गया। आज के ऐलान में कुछ सीटों में अदला बदली हुई। जेडीयू ने 2 जीती हुई सीटें उपेंद्र कुशवाहा और जितिन राम मांझी को दे दी। काराकाट और गया दोनों सीटों पर पिछली बार जेडीयू को जीत मिली थी। बीजेपी ने अपनी जीती हुई सीट शिवहर जेडीयू के लिए छोड़ दी, जहां से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ सकती है। एलजेपी ने अपनी जीती हुई 1 सीट नवादा बीजेपी को दे दी। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर, ऐसे सीटों का बंटवारा हमने आपस में कर लिया है। कुल मिलाकर बिहार एनडीए में सबको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश हुई है, लेकिन मोदी सरकार में मंत्री पशुपति पारस की पार्टी के लिए कुछ नहीं छोड़ा गया है। अब सूत्रों से खबर है कि पशुपति पारस को आरजेडी की तरफ से हाजीपुर समेत 3 सीट का ऑफर दिया गया है। मुकेश सहनी को भी कटिहार सीट का ऑफर दिया गया। लेकिन अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं और सत्ता में आगे बढ़ते हैं रफ्तार वाली ऐसी तस्वीरों के साथ। पहले आप ये तस्वीर देखिए, ये कहां की तस्वीर है? इतनी खूबसूरत कौन सी जगह हो सकती है भारत में जिसे जन्नत कहा गया? ये कश्मीर है। सोचिए, जहां पर पत्थर चलते थे, आज फॉर्मूला कारें दौड़ रही हैं। कश्मीर के दुश्मनों को बहुत दर्द देने वाली ये तस्वीर है। इन तस्वीरों में कश्मीर में तेजी से आ रहे बदलाव की बयार है। कभी आपने सोचा था श्रीनगर में डल झील के पास फॉर्मूला 4 वाली कार रेस होगी? कभी आपने सोचा था कि दशकों तक दहशतगर्दी और बम बारूद से आतंकित कश्मीर में दौड़ती कारों वाली प्रतियोगिता होगी? ऐसी तस्वीरें आमतौर पर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे बड़े महानगरों में देखने को मिलती हैं। घाटी का यह दृश्य किसी सपने के साकार होने से कम नहीं। यह कश्मीर घाटी के दिल कहे जाने वाले श्रीनगर की ऐतिहासिक डल झील के पास से आई है, जहां पर जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार रविवार को सड़कों पर फॉर्मूला 4 कार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिससे कई मशहूर फॉर्मूला ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। यह आयोजन कश्मीर में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। डल झील के पास ललित घाट से लेकर नेहरू पार्क तक करीब 1.7 किलोमीटर तक कार रेस के और स्टंट देखे गए। यह रेस कश्मीर के टूरिज्म डिपार्टमेंट के जरिए फॉर्मूला 4 और इंडियन रेसिंग लीग के सहयोग से आयोजित की गई थी। दुनिया में सिर्फ इकलौता
ऐसा देश है जहां पर नॉर्मल सड़कें, जहां पर गाड़ियां दौड़ती हैं, वहां पर फॉर्मूला कार रेस दौड़ती हैं, वो है मोरक्को। और अब ये बात भारत की हो रही है। बदलता जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो जो स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें हैं तो वो हम सबको जो है दिखा रहे हैं। बस इसका एक ही कहना है मेरा कि जो अगर ये मान लो स्टंट भी परफॉर्म कर रहे हैं तो आप लोग ना करें। हाँ, ये देखें कि एक जो चीज़ जो पूरे वर्ल्ड ओवर दिखाई जाती है, जो होती है, हमारा जम्मू कश्मीर में कहीं पीछे नहीं। मुझे लगता है इंडिया के कोई भी कोने में बहुत स्कोप है वुमेन के लिए, स्पोर्ट्स में, मैन के लिए भी। मोटर स्पोर्ट्स में स्कोप है डेफिनेटली। आई थिंक जस्ट सपोर्ट चाहिए फैमिली से एंड दूसरे कंपनी से स्पॉन्सर्स है। तो आई डोंट थिंक ऐसे नामुमकिन टाइप की चीज़ है। आई थिंक वुमेन डेफिनेटली आ सकता है, मैन भी आ सकता है। आई थिंक कश्मीर से हम बहुत अच्छे रेसिंग ड्राइवर्स भी देख सकते हैं फ्यूचर में। ऑन द कर्व यार, बहुत अच्छा स्टेप है जो कि JNK टूरिज्म ने किया हुआ है इन एसोसिएशन विद F4 रेसिंग, इंडियन रेसिंग लीग, JK मोटर टायर, जो कि बहुत बड़े नाम हैं एक रेसिंग इंडस्ट्री में। तो जैसे आप देख रहे हैं आज F4 की गाड़ियां यहाँ पे चल रही हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर कश्मीर एज वेल एज कश्मीर टूरिज्म। feels really very great to drive over here, like near Dal Lake, and when the scenery is so good and you're in the race car. कार रेसिंग तो प्राइमरली यूरोप का स्पोर्ट है ना। उस यूरोप की सड़कों पर लोग आंदोलन कर रहे हैं और भारत की सड़कों पर फॉर्मूला कार रेस और जेट उतर रहे हैं। देखिए दुनिया, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है। सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।